डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं श्रवण सैनी, सहायकाचार्य एफएम, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। एफएम के अंतर्गत हम सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं और पेपर का नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली। इसके अंतर्गत हमने बैंकों के बारे में अर्थ, परिभाषाएं, महत्व, विशेषताएं आदि पे हम चर्चा कर चुके हैं। और इसी क्रम में आज है रिसेंट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स इन कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, उन बैंकों की आजकल प्रवृत्ति कैसी है, यानी आजकल के जो बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक, वो किस तरह से हैं या उन्होंने कितना विकास कर लिया है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बैंकों की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, जिसमें सबसे पहले है एक्सपांशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक बैंकों का विस्तार। भारत का जो वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य है, उसमें सार्वजनिक बैंकों का विस्तार हुआ है। 1948 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। उसके बाद 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का जो वाणिज्यिक बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और उसके बाद 6 अप्रैल 1980 को 6 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 6 बैंकों का। और आज वर्तमान में 27 बैंक ऐसे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे हैं, जिनमें से 20 बैंक राष्ट्रीय करते हैं, यानी कि 93% जो बैंक हैं टोटल बैंकिंग में, उनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में बैंकों का, सार्वजनिक बैंकों का विस्तार हुआ है। और उसके बाद 1991 से भारत में प्राइवेट करने की जो नीति चली है, यानी निजीकरण की नीति चली है, उसके परिणाम स्वरूप भारत में निजी बैंकों का भी विस्तार किया गया है। अगला बिंदु है अनप्रेसिडेंटेड ब्रांच एक्सपेंशन, यानी बैंकिंग शाखाओं के में अप्रत्याशित वृद्धि। देश में बैंकिंग शाखाओं में बहुत विस्तार हुआ है। वर्तमान में प्रति 10 किलोमीटर पे कोई ना कोई बैंक की शाखा मिल ही जाती है। बैंकों की जो घनत्व है शाखाओं का, वो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है। शहरी क्षेत्र में 1 किलोमीटर के एरिया में 2-3 बैंकों की शाखाएं मिल जाती हैं, यानी किसी शहर के हर कोने में कोई ना कोई बैंक की शाखा मिल जाती है। परंतु जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी बैंकों की शाखाएं कम हैं, परंतु उनमें भी कम से कम हर 10 किलोमीटर के एरिया में एक बैंक शाखा मिल जाती है। अब तक के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से लगभग 50% शाखाएँ गाँव में और 50% शाखाएँ शहरों में स्थापित हैं। उसके बाद आते हैं बैंकिंग विलय को प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट टू बैंक अमलगमेशन। बैंकों के विलय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब कोई बैंक बैंकिंग नियमों को, कानूनों का पालन नहीं कर पाता है, तो वह उसका लाइसेंस है वो आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। और इस प्रकार या फिर वह बैंक बंद होने की स्थिति में होता है, तो कोई चलता हुआ बैंक जो चालू है, इस मजबूत स्थिति में है, वह कमज़ोर बैंक का अधिग्रहण कर लेता है। तो अब बैंकिंग के इतिहास में, भारतीय बैंकिंग के इतिहास में
कई बैंकों का विलय हो चुका है। बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 25 अगस्त 1985 को मिलाया गया और 212 बैंक 1960 से 1970 के बीच में 212 बैंकों का विलय किया गया और इसके बाद में 31 मार्च 2017 को गैर शेड्यूल्ड बैंकों की 65 शाखाओं का विलय किया गया और उसके बाद में बैंकों की 1,38,565 ब्रांचेज शेड्यूल्ड बैंकों की देश में कार्यरत थी। और इसके अलावा 1 अप्रैल 2017 को SBI के सभी जो बैंक थे, सहयोगी बैंक थे, उन सभी सहयोगी बैंकों को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया गया SBI ग्रुप। अगला बिंदु है ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। मोर एक्सपांशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार काफ़ी हुआ है। विशेषकर गाँव में प्रत्येक जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसके द्वारा कोई ना कोई शाखा खोली जाती है। और इसके अलावा एक विशेष बैंक होते हैं जो गाँव के लिए बने होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल रीजनल बैंक। ये 1975 में कंसेप्ट लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। उसका मकसद यही था कि जो तबका गाँव में रहता है जनसंख्या का और जहाँ तक बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुँची हैं उन तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए। तो वर्तमान में लगभग 50% शाखाएँ बैंकों की वो गाँव में हैं और गाँव के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं दे रही हैं। अगला बिंदु है एक्सपेक्टेड राइज इन डिपॉजिट्स, यानी कि जमाओं में अप्रत्याशित वृद्धि। जमाएँ क्या होती हैं? कोई व्यक्ति जो बैंक का ग्राहक है, बैंक में खाता खोलता है और उसमें अपना पैसा जमा कराता है वहाँ, तो बैंकों के लिए वो जमाएँ होती हैं। तो बैंकों की वो शाखाओं का विस्तार हुआ है और शाखाओं के विस्तार होने से प्रत्येक शाखा में नए खाते खुले और इन सब का परिणाम ये हुआ है कि बैंकों की जो जमाएँ हैं उनमें अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। अगला बिंदु है साख सुविधा में वृद्धि, एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। बैंकों के द्वारा आजकल काफ़ी साख सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जनता को, यानी अपने ग्राहकों को, तो उसके द्वारा भी साख सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। अगला है मोर लोन फैसिलिटीज़ टू प्रायोरिटी एंड नेग्लेक्टेड सेक्टर्स। प्राथमिक व उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक ऋण देना। आज के बैंकों की जो प्रवृत्ति है वो ये है कि वो प्राथमिक और उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक ऋण देने लगे। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है कृषि और पशुपालन। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, उद्योग धंधे द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं और सेवाएं और नौकरी ये सब तृतीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थशास्त्र को व्यवसायिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र को बैंक आजकल अधिक लोन दे रहे हैं। उसके अलावा उपेक्षित जो क्षेत्र होते हैं जिनमें कम आय वाले लोग आते हैं, जैसे मोची, बढ़ई, शिल्पकार और कोई हाथ का काम जानने वाला, उन सबको भी लोन आजकल बैंक दे रहे हैं। फिर अगला बिंदु है इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट रेशियो, विनियोग जमा अनुपात में वृद्धि। यानी बैंकों की जो जमाएँ होती हैं वो उनमें से कितनी विनियोग वाली होती हैं, यानी लंबे समय तक बैंकों में जमा की जाती हैं, जैसे FD करवाना। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट रेशियो है वो भी बढ़ा है। पहले ये 23% था 1970 के उत्तर में और आजकल ये बढ़ के 88%
हो गया है। अगला बिंदु है रेशियो ऑफ कैपिटल एंड रिवर्स टू डिपॉजिट, पूंजी अनुपात व वापसी जमा अनुपात में कमी आई है। यानी जो बैंक हैं वो पूंजी दे रहे हैं लोगों को लोन के रूप में, व्यवसाय करने के लिए जो पूंजी उपलब्ध कराते हैं बैंकों के द्वारा, वह पूंजी का जो अनुपात है अपनी जमाओं की तुलना में वो बैंकों का आजकल कम हो गया है। और फिर जो वापसी अनुपात है पूंजी का, यानी कोई लोन पे ले जा रहा है उसको वापस लौटा रहा है, तो उसके अनुपात में भी कमी आई है। यानी बैंकों ने पूंजी उपलब्ध कराना भी वैसे कम कर दिया है और लोगों के द्वारा उसको वापस लौटाने में भी कमी आई है। अगला बिंदु है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात है वो ये बताता है कि किसी भी बैंक को अपनी जमाओं के अनुपात में एक निश्चित राशि अपने पास हमेशा नकद में रखनी चाहिए। और यह सभी जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है उनके ऊपर लागू होता है। तो इसमें भी लगभग ये फिक्स है और आज के लिए लगभग 24% के आसपास चल रहा है। इसके बाद है डिपॉजिट इंश्योरेंस इंक्रीजिंग, जमा बीमा अनुपात में वृद्धि। जमा बीमा अनुपात क्या है? बैंकों के पास जो ग्राहकों की जमाएं होती हैं उनका बैंकों के द्वारा बीमा करा लिया जाता है। बीमा इसलिए कराया जाता है क्योंकि कभी कभी बैंक बहुत सी बार ये खबर सुनने में आती है कि बैंकों के लुटेरों ने बैंक लूट लिया। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी बड़ी रकम जो बैंकों के द्वारा बैंकों से लूट ली जाती है और साथ में उनको नुकसान भी होता है, बैंक को भी नुकसान होता है और साथ ही में ग्राहक को उनकी राशि लौटाने का संकट खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए बैंक क्या करते हैं, जो जमाएं होती हैं उनके पास में उन जमाओं का बैंकों के द्वारा बीमा करा लिया जाता है। इसके बाद है कंट्रोलिंग आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की नियंत्रणता। वर्तमान में भारतीय बैंक जो रिजर्व बैंक है वह सभी वाणिज्यिक बैंकों पे कंट्रोल रखे हुए है और यह कड़े से कड़े मानक अपनाता है और यदि कोई इन कड़े मानकों को कोई बैंक पूरा नहीं कर पाता है तो आरबीआई के द्वारा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और वह बैंक बैंकिंग क्षेत्र से बाहर हो जाता है। अगला है लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम है, ये भी वर्तमान में बैंकों के द्वारा सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। लीड बैंक योजना 1958 में शुरू की गई थी और भारत सरकार ने ये शुरू की थी और उसके बाद में इसके अंतर्गत ये किया गया है कि किसी क्षेत्र में एक राष्ट्रीयकृत बैंक को यह कर्तव्य सौंपा जाता है कि वह अपने क्षेत्र में बैंकिंग का विस्तार करे। इसके लिए उस क्षेत्र में नई से अधिक शाखाएं खोले और इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीयकृत बैंक को 2 से 3 जिले दिए जाते हैं और उन जिलों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार करना लीड बैंक योजना के अंतर्गत उस राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्तव्य होता है। तो लीड बैंक योजना की सहायता से बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उसके बाद है न्यू टेरिटरी स्कीम, यानी नई आकर्षक योजनाएं। बैंक हैं वो आजकल नई आकर्षक योजनाएं ला रहे हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? कंज्यूमर लोन स्कीम, ग्राहक ऋण की आकर्षक योजनाएं। प्रत्येक बैंक रोज़ विज्ञापन देता अखबारों में, इंटरनेट पे कि हमारे यहाँ लोन की, होम लोन की ये रेट है और जो कंज्यूमर लोन है उसकी ये रेट है। तो इस प्रकार नई आकर्षक योजनाओं के द्वारा
ये ग्राहकों को ऋण के लिए लुभाते हैं। दूसरा है मोबाइल बैंकिंग। और बैंकों ने आजकल नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए मोबाइल बैंकों के द्वारा भी ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया है। ग्राहक अपने मोबाइल से बैंकों के साथ जुड़ा रहता है, रजिस्टर्ड मोबाइल से, और उसके द्वारा अपनी जो ट्रांजैक्शन वो पूरा करता है। मोबाइल बैंक की सहायता से धन प्राप्त कर सकता है और धन को दूसरे खाते में भेज भी सकता है। इसके लिए इंटरनेट का होना आवश्यक नहीं है। मोबाइल बैंकिंग में ये बिना इंटरनेट के द्वारा ही प्रदान की जाती है। उसके बाद है माइनर सेविंग स्कीम, यानी जो अवयस्क बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से नहीं हुई है, उनके लिए भी खाते खोलता है बैंक, और उसमें उनके माता पिता या कोई गार्जियन होता है उसको उसका संरक्षक माना जाता है। फिर चौथा है गिफ्ट स्कीम। बैंक है वो नई नई गिफ्ट स्कीमें भी लाते हैं। गिफ्ट स्कीमें इसलिए लाते हैं क्योंकि ग्राहकों की जमाई बढ़ाने के लिए, नए खाते खोलने के लिए कुछ ग्राहकों को लकी ड्रा के द्वारा इनाम भी प्रदान किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों के ग्राहक बढ़ सकें। फिर है फ्लाई नाउ पे लेटर, यानी आप फ्लाइट कीजिए अभी और उसका पेमेंट बाद में कीजिए। इस तरह की स्कीमें भी बैंक लेके आता है जिसमें टिकट का खर्चा बैंक को बाद में चुकाना होता है ग्राहक को। अगला है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। बैंकों के द्वारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज भी दी जाती हैं, यानी इन्वेस्टमेंट का आइडिया ग्राहक को नहीं होता है कि कहाँ पैसा अपना लगाएं, किस बैंकों के या किस कंपनी के शेयर में पैसा लगाएं, किस बैंक के किस कंपनी के डिबेंचर में पैसा लगाएं। इस तरह का नॉलेज ग्राहक के पास नहीं होता है, तो ऐसी सुविधाएं भी बैंक ग्राहकों को प्रदान करते हैं और ग्राहक ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा के अपनी इन्वेस्टमेंट के योजनाओं को पूरा करता है। अगला है क्रेडिट कार्ड्स भी बैंकों के द्वारा आजकल जारी किए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड एक उधार की सुविधा होती है। जब ग्राहक के खाते में पैसा नहीं होता है तब भी उसको अधिक पैसा निकालने की अनुमति क्रेडिट कार्ड के द्वारा दी जाती है। जो हम एटीएम काम में लाते हैं वो डेबिट कार्ड होता है और क्रेडिट कार्ड उससे अलग होता है। क्रेडिट कार्ड में पैसा जो बैंकों के द्वारा दिया जाता है वो उधार होती है, और डेबिट कार्ड में होता है वो हमारा जमा पैसा हम निकालते हैं डेबिट कार्ड से। उसके बाद है लोन्स टू एग्रीकल्चर एंड कॉमन मैन। कृषि ऋण और आम लोगों को ऋण भी बैंक आजकल देते हैं। कृषि ऋण के लिए सरकार ने एक व्यवस्था कर रखी कि कोई भी बैंक अपनी जो भी उधार देते हैं उन उधारों का कम से कम 40% लोन है वो कृषि क्षेत्र को देंगे, और आम लोगों के लिए भी लोन बैंक देंगे। इसके बाद है कस्टमर केयर सर्विसेज, ग्राहक देखभाल सेवाएं। आजकल सभी बैंकों ने अपनी ग्राहक जो कस्टमर केयर सर्विसेज शुरू कर रखी हैं। किसी भी ग्राहक को कोई भी किसी तरह की बैंक से संबंधित परेशानी होता है वह कस्टमर केयर पे बात करके अपनी समस्या को सुलझा सकता है। और कस्टमर केयर इसी के अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल योजना भी बैंकों के द्वारा शुरू की गई है, और यदि किसी ग्राहक की किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो वह बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल को अपनी समस्या ईमेल के द्वारा या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा बता सकता है। और जो इसके बाद है टूरिस्ट बैंकिंग। ग्राहकों को टूरिस्ट बैंकिंग की सुविधाएं बैंकों के द्वारा दी जाती हैं। जो टूरिस्ट होते हैं उनको ट्रेवलर्स चेक बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं और उनको क्रेडिट की सुविधा भी बैंकों के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आज की बैंकों का एक नया रूप, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन टू हिंदी लैंग्वेज, यानी हिंदी भाषा का संरक्षण और विकास। बैंकों के द्वारा हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया जाता है। आजकल जो भी हम देखते हैं बैंकों में जाते हैं तो जो जमा पर्ची होती है, यहाँ पैसे निकालने का जो स्लिप होती है,
उन सभी में एक तरफ हिंदी लिखी होती है और दूसरी तरफ इंग्लिश लिखी होती है। तो जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो अपना जमा पर्ची हिंदी में भर सकते हैं और अपना पैसा निकालने के लिए पर्ची भी हिंदी में भर सकते हैं। अगला है सोशल बैंकिंग या सामाजिक बैंकिंग। सामाजिक बैंकिंग क्या है? हम ये जानते हैं कि आजकल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य सभी कंपनियों को करना होता है, यानी उत्तरदायित्व जो होते हैं समाज के प्रति। जो भी व्यवसाय है उसका समाज के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यवसाय का ये दायित्व बनता है कि वह भी समाज को कुछ ना कुछ लौटाए। तो इस प्रकार बैंक है वो भी एक व्यवसाय है, तो सभी बैंकों का ये दायित्व है कि वो अपने समाज को कुछ ना कुछ लौटाएं। इसलिए सामाजिक बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों के द्वारा समाज के लिए कुछ कार्य किया जाता है, कुछ निर्माण कार्य भी कराए जाते हैं। तो इस तरह की बैंकिंग सामाजिक बैंकिंग कहलाती है। इसमें बैंकों को अपने लाभ का लगभग 2% हिस्सा समाज के ऊपर खर्च करना होता है। अगला है साउंड मैनेजमेंट सिस्टम। बैंकों का जो मैनेजमेंट है आजकल वो साउंड है, बहुत मजबूत है। इसके बाद है न्यू टेक्नोलॉजी इन बैंक्स। आधुनिक तरीकों को अपनाना। बैंकों ने आधुनिक तरीकों को अपना रखा है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, EFT NEFT यानी जो सब है बैंकों में वो कंप्यूटरीकरण के द्वारा संभव हुआ है। तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी बैंकिंग के क्षेत्र में है वह आजकल बैंकों के पास है। उसके बाद है मैकेनाइज्ड चेक्स एंड क्लियरिंग हाउसेज। मशीनीकृत चेक और क्लियरिंग हाउस। बैंकों के द्वारा जो आजकल जो चेक जारी किए जाते हैं वो मशीनीकृत चेक होते हैं और क्लियरिंग हाउस भी बैंकों के द्वारा चलाए जाते हैं। क्लियरिंग हाउस क्या होते हैं? क्लियरिंग हाउस एक वह स्थान होता है जहां सभी बैंक आपस में मिलके एक दूसरे के ऊपर लिखे गए जो चेक होते हैं उनका लेन देन आपस में निपटाते हैं। अगला है डेवलपमेंट ऑफ बिल कल्चर। बिल संस्कृति का विकास। बैंकों के द्वारा बिल संस्कृति का विकास भी हुआ है। बिल संस्कृति का उद्देश्य यह है कि नकदी लेन देन कम से कम हो। इसके लिए चेक, बैंक ओवरड्राफ्ट या और भी जो साधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन में लेकर आना उनको, ये बिल संस्कृति है। इसके बाद है मल्टीनेशनल बैंक अकाउंट, यानी जो बैंक हैं आजकल के वो मल्टीनेशनल हो गए हैं, यानी ये विदेशों में जाकर भी बैंक आजकल अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहाँ जाके भी अपने ग्राहकों के अकाउंट खोल रहे हैं। तो आजकल के जो बैंक हैं उनका स्वरूप मल्टीनेशनल हो गया है, यानी एक बैंक की दूसरे देशों में शाखाएं मिल जाती हैं। इसके बाद है ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ATM कम डेबिट कार्ड। इसका भी काफ़ी समय से प्रचलन है। ग्राहकों को बैंक की शाखा में उपस्थित नहीं होना पड़ता है, ATM की सहायता से वह अपना पैसा कहीं भी निकाल सकता है। और उसके बाद है ऑनलाइन ट्रांसफ़र। इंटरनेट ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र को आसान बना दिया है। इसके द्वारा आजकल अपने स्मार्टफोन में बैंक का ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऑनलाइन पेमेंट हर किसी को किया जा सकता है। मार्केटिंग की जा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर सेकंडों में किसी को पैसा भेजा जा सकता है। इसके बाद है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? ऐसी यदि बैंकों के कार्य इंटरनेट के द्वारा किए जाएं तो इसको इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। इससे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में क्या अंतर है? मोबाइल बैंकिंग का मतलब है कि मोबाइल के द्वारा किया जाए बैंकिंग का कार्य, और इंटरनेट बैंकिंग का मतलब है कि इंटरनेट के द्वारा बैंकिंग का कार्य किया जाए। दोनों में अंतर है।
इंटरनेट बैंकिंग में इंटरनेट का होना आवश्यक है और मोबाइल बैंकिंग में मोबाइल का होना आवश्यक है। तो यदि हम इंटरनेट में मोबाइल की सहायता से बैंकिंग कार्य कर रहे हैं तो हम उसको इंटरनेट बैंकिंग कहेंगे। अब सिर्फ मोबाइल बैंकिंग है, उसमें इंटरनेट का होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई काम बैंकिंग का कोई ट्रांजैक्शन हम बिना नेट के भी कर लेते हैं तो वह मोबाइल बैंकिंग कहलाता है। बैंकों के द्वारा कोई नंबर होते हैं, हेल्पलाइन नंबर, उनके ऊपर मैसेज करके हम बिना इंटरनेट के भी पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को अपने खाते से भेज सकते हैं, जिसमें हम अपने खाते के लास्ट के तीन चार अंकों का डिजिट दबाना होता है और साथ में वो हेल्पलाइन नंबर पे हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों में अंतर है और इसके बाद चैप्टर 1 पे आधारित क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंक क्या है, बैंकों के कार्य का वर्णन कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, बैंक क्या है 5 नंबर का है और बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से आता है एग्जाम में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में बैंकों का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। ये भी 20 नंबर का है। इसमें भी बैंकों के महत्व के सभी बिंदु लिखने होते हैं। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन जो आज का हमारा वीडियो है इसके ऊपर आधारित है। बैंकों की आधुनिक प्रवृत्तियों पर एक लेख लिखिए। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आधुनिक समय में बैंकों ने कितनी प्रगति या विकास किया है, इसके ऊपर एक लेख लिखिए। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।